हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो में 4 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब Sn यहाँ पर पदों का योग होता है। तो 7 पदों का योग तो Sn के जगह पे 7 हो जाएगा। तो S7 बराबर 49 है और 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग यहाँ पर 289 है। तो यहाँ पर प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर Sn हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है हमारा Sn का फार्मूला। अब यहाँ पर S7 और S17 ये दिया हुआ है, तो इसके मदद से यहाँ पर हमें आगे सॉल्व करना है। तो S7 मतलब यहाँ पर n के जगह पे 7 है। तो n में यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस n के जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 7 - 1 इंटू डी है। अब यहाँ पर हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 डी। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2। यहाँ पर बचा है a प्लस यहाँ पर बचा है 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बचा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है तो 2 कॉमन ले लिया तो 3 बचा हुआ है, तो 3 डी आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर S7 दिया है 49। अब यहाँ पर 49 बराबर यहाँ पर 7 बचा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है और यहाँ पर a प्लस 3 डी। अब ये 7 गुणे में है तो ये बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो 49/7 बराबर a प्लस 3 डी। तो 7 7 49, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो a प्लस 3 डी बराबर 7 इसको 7 को इक्वल को हमने इधर लेके आए हैं। तो a प्लस 3 डी बराबर 7। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट इसमें दिया है S17 बराबर 289 दिया हुआ है। तो यहाँ पर n यहाँ पर क्या है 17 है, तो 17/2 n/2 2a प्लस n यहाँ पर है 17 - 1 इंटू डी। अब इसको यहाँ पर S17 दिया है 289 दिया हुआ है 289। यहाँ से भी हमें इसको सॉल्व करना है और 2a 17 में से 1 गया 16 डी आ जाएगा। सेम इसमें भी करना है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा है a प्लस यहाँ पर बचा है 2 8 16 है, 2 कॉमन ले लिए तो 8 बचा है, तो यहाँ पर 8 डी आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 17, तो 17 बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पर बचा है a प्लस 8 डी। अब 17 के टेबल में ये 17 बार पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर बचा है a प्लस 18 डी बराबर 17। इसको हमने इक्वल के इधर लेके आए और ये जो 17 है इक्वल के इधर लेके आए हैं। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर लेके आना है। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 है a प्लस 3 डी बराबर 7 और यहाँ पर है a प्लस 18 डी बराबर 17। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, दोनों समीकरण को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ये प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन अपोजिट साइन आ जाता है। यहाँ पर भी 17 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो गया है। अब a के सामने प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ पर माइनस का 18 और 3 है तो प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15 डी और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सेम यहाँ पर 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 15 डी बराबर 10। तो डी बराबर यहाँ पर 10/15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो डी का मान यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 8D आएगा, 18 नहीं आएगा, यहाँ पर 8D आएगा। तो ये यहाँ पर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे में, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो D बराबर यहाँ पर 2 आया है। अब D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पर है a प्लस 3D है, तो D का मान यहाँ पर 2 है बराबर 7। a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। अब यहाँ पर हो जाएगा a का मान, a बराबर 7 और 6 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर a और d का मान पता चल गया। अब हमें एस एन मतलब n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग हमें निकालना है। तो एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर n/2। अब यहाँ पर 2a, a यहाँ पर 1 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी है यहाँ पर 2, n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो 2n-2 हो जाएगा। 2 को n से गुणा करेंगे 2n, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है n/2 और यहाँ पर बचा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2n बचा है। तो n से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर n गुणा n यहाँ पर हो जाएगा n²। तो ये है एस एन मतलब प्रथम n पदों का योग बराबर n² है। अतः प्रथम n पदों का योग n² है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। जो ये क्वेश्चन कराया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले के वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे 2020, 21, 22, 23 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज करवाया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सिद्ध करो sin a बट्टा 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a बट्टा साइन a बराबर 2 कॉसिक a। ये 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया है, ये हमारा बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष है। बाया पक्ष को सॉल्व करके दाया पक्ष हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाया पक्ष को लेंगे। बाया पक्ष में हम देखेंगे कि यहाँ पर बाया पक्ष में साइन और कॉस के पदों में पहले से कन्वर्ट है और हमें 2 कॉसेक a में बदलना है। तो साइन ए कॉस में कन्वर्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है इसके हर में और इसके हर में साइन ए है, तो दोनों को हम एलसीएम में ले लेंगे। एलसीएम में लेने के बाद यहाँ पर साइन ए है, तो इसको हमें इस तरीके से करना होता है एलसीएम में, मतलब बट्टे में यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और साइन ए है। यहाँ पर क्या है, ये साइन ए है, साइन ए के अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए है। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाता है, यहाँ पर बचा क्या है साइन ए, तो ये साइन ए साइन के साथ गुणा हो जाता है। तो साइन ए गुणा साइन ए, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर इसके हर में साइन ए है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 1 है और b बराबर यहाँ पर cos a है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, cos स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर cos है, तो 2 cos a, फिर अपॉन में 1 प्लस cos a और यहाँ पर साइन a, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, इसका एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हमने एक जगह पे लिखा है, फिर प्लस जितनी भी सारी चीज़ें बचा हुआ है उसको हमने अलग लिखा है 1 प्लस 2 कॉस ए, इस तरीके से लिखा है। अपॉन में जो है एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके जगह पर इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर है 1 प्लस 2 कॉस ए, इस तरीके से लिखा है। अपॉन में जो है इसको हमने सेम एज इट इज लिखा है। अब 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है साइन है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस है बचेगा, 1 प्लस कॉस है बट्टा हर में जो इसको एज इट इज लिखना है
अब 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है 2, और यहाँ पर अपॉन में साइन बचा है। तो यहाँ पर 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 साइन थीटा मतलब यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉसेक ए, तो ये हमारा दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसका अथवा वाले में और दूसरा प्रश्न है, इसको तो सॉल्व करते हैं। अथवा में दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रश्न को हमने जो त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, तो उसमें इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा चुके हैं। सो चैप्टर वाइज जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया है वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले ही प्रश्न को करवाया है, तो ये क्वेश्चन भी उसमें करवा चुके हैं। सो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर इसको हमें 7a दाएं पक्ष को बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लाना है। तो बाएं पक्ष सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, इसको हमने यहाँ तक इसको हमने खोल दिया है। सेम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इस तरीके से। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इन तीनों फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे यहाँ पे 1 लिखा है। फिर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर बचा है 2 साइन ए कोसेक है, तो यहाँ पर हमने 2 साइन ए कोसेक के जगह पे यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा है, तो कोसेक के जगह पे यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए लिखा है, और यहाँ पर 2 साइन ए इस तरीके से है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बचा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखा है। सेम यहाँ पर अभी हमें चेंज करना है कि यहाँ पर 2 कॉस ए और सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, ये सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो सेक ए के जगह पर 1 अपॉन कॉस ए रख सकते हैं। फिर यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे ही आ जाएगा। इसको हमने बाद में लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, 7 लाना है। संख्याओं को जोड़ने के बाद यहाँ पर 7 लाना है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 गुणा 1 है मतलब 2। फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये भी कैंसिल हो गया है। तो 2 और 2 4, 5 6 7, इस तरीके से हमने सबसे पहले लिखा है। फिर यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए बचा है और यहाँ पर टेन स्क्वायर ए बचा है, तो इनको जोड़ने के बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारा दाएं पक्ष के बराबर है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ पर कोई बर्तन, प्रश्न नंबर 19 है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि कोई एक बर्तन खोखला अर्धगोले के आकार है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस तरीके से है, ये अर्धगोला है जो कि ये खोखला है पूरा, और ये उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, और ये बेलन भी हमारा खोखला है। अब इसमें बोला जा रहा है कि अर्धगोले का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग का भी व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है इस पूरे बर्तन की ऊंचाई। अब इसमें हमें बेलन की ऊंचाई अलग से हमें निकालना होगा।
तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये अर्धगोले का त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि अर्धगोले की ये ऊंचाई है। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही अर्धगोले की ऊंचाई है। अब यहाँ पर हमें बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब ये बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये क्या है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 13 में से 6 को माइनस कर देंगे, 13 माइनस 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 7 करना है। 13 में से 7 को हम माइनस कर देंगे, ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये है बेलन की ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोले का व्यास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2, व्यास का आधा हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम यहाँ पर बेलन की त्रिज्या आर है तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन की ऊंचाई यहाँ पर 13 में से 7 को माइनस किया था तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पहले के वीडियो में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मॉडल के थ्रू समझाया था, तो वहां से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं और इससे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। अगर इस पूरे बर्तन को अगर ऊपर से देखा जाए, क्योंकि ये पूरा बर्तन क्या है, खोखला है, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा। मतलब वक्र मतलब जिस पृष्ठ को हम छू सकते हैं। ये पूरा खोखला है तो इसके अंदर अगर हम छुएंगे तो पूरा ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। सेम यहाँ पर अर्धगोले को, जैसे कि कटोरा है, कटोरे के ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा खोखला है, ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा को हम छू सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसका पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले को रखते हैं। यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर r बचा है प्लस यहाँ पर h बचा है। वैल्यूज को पुट करते हैं, पाई का मान 22/7 रखना है और यहाँ पर r है, यहाँ पर r है 7 और यहाँ पर r है 7 प्लस 6, फिर 6 यहाँ पर है। बेलन का ऊंचाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 × 2 यहाँ पर 44 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। फिर यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको इससे हमने यहाँ पर ही कैंसिल कर दिया है। अब 44 × 13 बचा है, यहाँ से हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिया है। इसको गुणा करेंगे 44 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 × 44 है। अब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 572 आ जाएगा। तो ये है हमारा बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये प्रश्न है 4 मार्क्स वाले प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है -3,10 और 6,-8 ये दो बिंदु हैं जिसको हमने ए और बी माना है। अब इसमें बोला जा रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो यहाँ पर ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड माना ये ए बी रेखा है, ए बी रेखा है को जोड़ने वाले रेखाखंड -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना यहाँ पर पी बिंदु है, तो पी बिंदु ए और बी को रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको हमें निकालना है। यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। तो माना अनुपात यहाँ पर k/1 है। ए बिंदु का निर्देशांक -3,10 है, पी बिंदु का निर्देशांक -1,6 है और बी बिंदु का निर्देशांक 6,-8 है। अब यहाँ पर माना ये m1 है अनुपात और ये m2 अनुपात है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है माना अनुपात k/1 है। ये अनुपात दिया है। अब यहाँ पर हमें किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। तो जो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र से हमें इसको निकालना है। विभाजन सूत्र होता है Px, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन
m1 प्लस m2। ये फार्मूला है विभाजन सूत्र का। तो ये जो बिंदु है पी एक्स कॉमा वाई, ये है जो बिंदु यहाँ पर ए बी को मतलब विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु पी माइनस का 1,6 जो बिंदु है, ये बिंदु है। तो यहाँ पर p माइनस का 1,6 ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो p बिंदु का जो निर्देशांक है यहाँ पर आएगा, पी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर आएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, माइनस का 1,6 है। अब यहाँ पर m1 x2, m1 है k और m2 1 है। तो ये x1 y1 x2 y2 है। तो m1 x2, m1 है यहाँ पर k, x2 है 6, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1। तो m2 यहाँ पर 1 है और x1 है माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है m1 है k y2 माइनस का 8 प्लस m2 1 है और y1 यहाँ पर है 0 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो x, y बिंदु है, x का फार्मूला ये है और y का फार्मूला ये वाला है। तो ये x बिंदु है यहाँ पर 1 और y बिंदु है यहाँ पर 6। अब यहाँ पर जो बिंदु दिया है यहाँ पर इनको हमें तुलना करना है। माइनस के 1 को इसके साथ को तुलना करना है और 6 को इसके साथ तुलना करना है। और यहाँ पर हमने जो अनुपात है इसको हमने मान के चला है कि k अनुपात 1 है। अगर इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा शॉर्ट होगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर m1 और m2 करके ही इसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन है वो लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर k अनुपात 1 के जो अनुपात है इसको मानकर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तुलना करेंगे। जो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6k प्लस माइनस का 3 बट्टा k प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस का 8k प्लस का 10 एकम 10 बट्टा k प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस का 1,6 है। अब यहाँ पर तुलना करना है तो माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6k माइनस का 3 बट्टा k प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है माइनस के 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6k माइनस का 3 बराबर, यहाँ पर माइनस का k के साथ इसके गुणा हो जाएगा तो माइनस का k माइनस का हो जाएगा और माइनस का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो k है इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का k हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 k है तो 6 और 1 यहाँ पर 7 k आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर 3 में से 2 1 गया 2 आ जाएगा। अब k बराबर 2/7 है। तो यहाँ पर k का मान हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर अनुपात को हमने क्या माना था, अनुपात है यहाँ पर k अनुपात 1 हमने माना था। तो k का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 2/7 आ रहा है और यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब 7 से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर 7 1 कम, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अनुपात जो हमारा है, अनुपात यहाँ पर 2:7 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। दो समीकरण दिया है यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ पर समीकरणों को हमें हल करना है। तो समीकरणों को हल करने की 2 विधि है, एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हमें बोला नहीं गया है, कुछ भी नहीं बताया कि इस समीकरण को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है या प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर जो विधि है उसको हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो ये 2 समीकरण है, तो इन दोनों समीकरण को हम विलोपन या प्रतिस्थापन में से किसी एक विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण दिया है, तो सबसे पहले यहाँ से हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो पॉइंट इस तरीके से है, 0.3y बराबर यहाँ पर 1.3 है। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव के दाएं तरफ एक संख्या है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, मतलब 10। फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 बनेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 3y और यहाँ पर 1/10 है और यहाँ पर 1.3/10 है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया है 2x प्लस 3y बराबर 1
यहाँ से पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर 13 है। तो ये है समीकरण नंबर तीसरा। सेम यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10, पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर 10। तो 4x प्लस 5y, यहाँ पर यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो 1/10 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2.3/10 है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बना है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास अगर जो समीकरण दिया है पॉइंट में हो, कुछ हो, सबसे पहले उसको हमें हटाना होगा। फिर जैसे ही इस तरीके से बन जाएगा तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 3 को यहाँ पर 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर समीकरण 2 को हम 2 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x या तो y किसी एक टर्म को हमें कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर 4x है, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4×3 12y बराबर 2×2 4 और यहाँ पर 2×3 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 13×2 26, इस तरीके बन जाएगा। तो ये समीकरण 5 है। अब यहाँ पर समीकरण 4 और समीकरण 5 को हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 4 तथा 5 6, समीकरण 4 और 5 से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेम, यहाँ पर 4x प्लस का 6y बराबर 26। अब यहाँ पर हमें घटाना है, घटाने पर तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। 4 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 6y है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 में से 6 गया, 1 आ जाएगा, 1y बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 23 से 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है y बराबर 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखना है। जो y का मान है समीकरण 3 या समीकरण 4 में हमें रखना है, क्योंकि जो ये दोनों समीकरण हैं, जो पॉइंट वाला समीकरण है, समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व करने के बाद 3 और 4 बना, तो इन्हीं 2 समीकरण में हमें रखना होता है किसी एक समीकरण में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 है 2x प्लस 3y है, तो y का मान यहाँ पर क्या है 3 है, बराबर 13 है। तो 2x प्लस 3×3 9 बराबर 13। अब 2x बराबर 13 और 3 9 बराबर किधर आएगा, तो 9 यहाँ पर बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर, इनको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 4/2। तो x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद x और y का मान हमें निकालना था, तो अतः लिखेंगे हम नीचे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है 5 मार्क्स वाले। अब जितने भी सारे प्रश्न करेंगे वो 5 मार्क्स वाले हैं। तो इसको भी हमने, इस प्रश्न को भी हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, वहाँ पर इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। सेम यहाँ पर इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, जो एक सड़क, जो 80 मीटर चौड़ी वाली जो क्वेश्चन है, सड़क का जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी हम करा चुके हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ के यहाँ पर चित्र बनाना है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं जो कि 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, तो एक केबल टावर है जो कि भवन से ऊंचा होगा। केबल टावर के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो माना कि ये जो भवन है ये AB है और केबल टावर B, ABCD
सी डी यहाँ पर है टावर। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको बनाने के लिए, यहाँ पर उन्नयन कोण बनाने के लिए यहाँ पर बी सी के समांतर यहाँ पर एक हमें लाइन खींचना होगा। इस तरीके से हमने लाइन खींचा है ए ई, माना ये बिंदु ई है। अब यहाँ पर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ पर केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, तो केबल टावर के पाद से भवन के शिखर को हमें मिलाना है। केबल टावर के पाद से भवन के शिखर का अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण यहाँ पर कोई भी चीज अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, मतलब भवन के शिखर से अगर हम केबल टावर के पाद की ओर देखें, पाद मतलब नीचे जमीन पर नीचे एकदम देखें, तो उसका अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या है, हमारा समांतर है, इस तरीके से है। ये है ए ई और ये है बी सी और ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर दो तिर्यक रेखा है और एक यहाँ पर दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर जो कोण बनने वाला जो कोण है, ये जेड शेप में, उल्टे जेड में ये जो बनने वाला जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण है ये हमारा बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमारा 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दिया है, लिखा है भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, उन्नयन कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ पर टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। तो टावर की ऊंचाई यहाँ पर सी डी यहाँ पर टावर की ऊंचाई है। तो माना डी ई यहाँ पर x मीटर है, माना डी ई बराबर x मीटर। अब यहाँ पर ए बी बराबर ई सी है, ए बी बराबर ई सी है क्योंकि ये ए ई सी बी ये एक आयत है। तो यहाँ पर आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर हो जाएगा ई सी के, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ई सी। अब ये 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 7 सेंटीमीटर है, ई सी 7 सेंटीमीटर है, तो डी ई हमें निकालना होगा किसी भी तरीके से। जब डी ई हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पर पूरे टावर की ऊंचाई में एक्स पता चल जाएगा, तो एक्स में हम 7 जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है ए डी ई, एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर ए बी सी दूसरा त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज के मदद से हम x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी में b समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा ये क्या है, हमारा कर्ण है। 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये लंब है और ये बचा हुआ है आधार। सेम यहाँ पर ये ई कोण समकोण है, तो ये कर्ण हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और यहाँ पर बचा हुआ है ए ई आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए बी पता है, बी सी हमें निकालना है। तो ए बी बट्टा बी सी ये लंब बट्टा आधार है। लंब बट्टा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। तो ए बी का मान यहाँ पर 7 है और बी सी का मान हमें निकालना है, बराबर tan 45 का मान 1। तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है क्योंकि ये आमने सामने की भुजा है आयत के। तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के बराबर है, तो ये हमारा 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 7 मीटर निकाला है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी ई में देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो ए ई डी में हमें डी ई निकालना है और ए ई पता है, जिसको हमें निकालना होता है और जो हमें पता होता है इन दोनों में ही संबंध रखना होता है। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार यहाँ पर tan थीटा होता है। tan थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। अब यहाँ पर डी ई को x माना था और ए ई यहाँ पर 7 मीटर है क्योंकि बी सी
बी सी और ए ई आयत के सामने की भुजाएं हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। tan 60 का मान यहाँ पर होता है, tan 60 का मान √3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3 मीटर। x का मान हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई डी सी है, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई सी। तो डी ई जो कि x माना था, तो डी ई यहाँ पर क्या है 7√3 प्लस ई सी यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर डी सी 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा है रूट प्लस, यहाँ से 7 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 आ गया है। तो डी सी यहाँ पर टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट इसका अथवा में प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे से बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए बी और पी क्यू दो खंभे हैं और यहाँ पर ये सड़क है, बी क्यू ये सड़क है। तो सड़क के दोनों ओर ए बी और पी क्यू दो खंभे हैं समान लंबाई के। तो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये 80 मीटर है। अब यहाँ पर हमें सड़क में किसी एक बिंदु लेना है कि ये m बिंदु है। m बिंदु से खंभे के शिखर मतलब A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूसरा यहाँ पर खंभा है PQ है, तो यही m बिंदु से PQ के P शिखर से जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री इस तरीके से है। तो यहाँ पर खंभे की लंबाई हमें ज्ञात करना है, AB बराबर PQ की जो लंबाई है वो हमें निकालना है। और दूसरा निकालना है कि B से इस बिंदु के बीच की दूरी, मतलब जो पहला AB खंभे से इस बिंदु से बीच की दूरी मतलब BM, और PQ खंभे से M बिंदु के बीच की दूरी मतलब QM निकालना है। BM और QM निकालना है और AB और PQ निकालना है। तो यहाँ पर खंभे की लंबाई को हमने h माना है और BM इसके बीच की दूरी यहाँ पर x मीटर माना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे में से अगर इस x को अगर हम हटा देंगे मतलब माइनस कर देंगे तो MQ निकल जाएगा। तो MQ यहाँ पर क्या है 80 माइनस x। यहाँ पर BQ बराबर BM प्लस MQ। तो इसको x माना है तो MQ निकालना है, तो ये x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो MQ बराबर 80 माइनस x मीटर। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ABM PQM। तो यहाँ पर B समकोण है, Q समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है, 30 डिग्री के सामने लंब है और यहाँ पर ये आधार है। ऐसे ही सेम Q के सामने वाला भुजा कर्ण है और 60 डिग्री के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABM, तो AB बटा BM लंब बटा आधार है, तो यहाँ पर tan 30 हो जाएगा, tan थीटा 30। तो tan थीटा का मान है 1/√3। तो AB h है और BM x माना है। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। सेम यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQM में PQ बटा QM करेंगे तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा, tan 60 है। तो PQ यहाँ पर h और यहाँ पर QM 80 माइनस x है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान यहाँ पर 80 माइनस x है, √3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान क्या है, x बराबर √3h है। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है तो x बराबर √3 और h का मान यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 में ये h का मान निकला है। इस पूरे मान को यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 80 माइनस x। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे, 80 को √3 से गुणा करेंगे तो 240 माइनस 3x। x माइनस के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 240, 3 और 1 4x और ये 4 बटे में आ जाएगा। इसको जब 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का मान पता चल गया है। x का मान मतलब यहाँ पर BM हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर BM 60 मीटर है, हमें MQ निकालना है। तो MQ निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे चित्र में जो MQ है ये है MQ यहाँ पर 80 माइनस x है।
तो एम क्यू बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है 60 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो बी एम यहाँ पर है 60 मीटर और एम क्यू यहाँ पर है 20 मीटर, इतना आ गया है। अब हमें खंबे की ऊंचाई मतलब एच मान निकालना है। तो खंबे की ऊंचाई समीकरण 1 से एच बराबर √3 80 माइनस एक्स है। अब इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो x की जगह पे 60 रखेंगे तो उसको माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो h बराबर 20 √3 आ जाएगा। h यहाँ पर खंबे की ऊंचाई है, अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर है। दोनों खंबे की जो ऊंचाई है वो हमारा सेम है। अब बिंदु से खंबे के बीच की दूरी बी एम है और एम क्यू है, जो कि 60 मीटर और 20 मीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींची गया है। वृत्त दिया है यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज है। तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसको हमें सिद्ध करना है। एक वृत्त है ये है, इसके मतलब परिघत ABCD चतुर्भुज खींचा गया है। तो इसको हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD और AD प्लस BC, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चित्र को इस तरीके से बना लिया है। ABCD ये है चतुर्भुज और यहाँ पर जो सर्कल है वृत्त है SPQR को ये चतुर्भुज PQRS बिंदु पर स्पर्श करता है। ABCD जो चतुर्भुज है वो वृत्त को PQRS बिंदु पर स्पर्श करता है और ये O केंद्र का वृत्त है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, इसको हमने लिखा है। तो प्रमेय 10.2 में ये कहता है कि जो बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। तो बाह्य बिंदु यहाँ पर क्या है, ये O केंद्र का वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु ABCD है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है, मतलब A बिंदु है बाह्य बिंदु, तो इसका स्पर्श रेखा क्या है AP और AS है। तो AP बराबर AS, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसे ही बाह्य बिंदु B है तो BP बराबर BQ हो जाएगा, समीकरण 2। C बाह्य बिंदु है तो CR बराबर CQ बराबर CR, ये समीकरण 3 हो जाएगा। और बाह्य बिंदु D है तो DR बराबर DS, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड AB प्लस CD को हम लेंगे, AB प्लस CD। तो यहाँ पर देखेंगे कि AB बराबर क्या है, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिखा है। यहाँ पर CD को क्या लिख सकते हैं, CD है CD को लिख सकते हैं CR प्लस RD, तो इस प्रकार लिखा है। अब समीकरण 1 2 3 4 से इसमें इसके जगह पे यहाँ से हम वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। फिर यहाँ पर PB किसके बराबर है, BQ के बराबर है। CR किसके बराबर है, CQ के बराबर है। और यहाँ पर RD किसके बराबर है, DS के बराबर है। तो समीकरण 1 2 3 4 से यहाँ पर वैल्यू को हमने पुट किया है। अब यहाँ पर AS और DS इसको हमने एक साथ लिखा है AS प्लस DS, क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, AD और BC सिद्ध करना है। तो AS और DS AD के बराबर, इसलिए हमने इसको एक साथ लिखा है। और BQ और CQ को एक साथ लिखा है। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे AS प्लस DS बराबर AD लिखा है, प्लस CQ प्लस QB CB के बराबर, CB मतलब BC बराबर है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, जिसको हमें सिद्ध करना था। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो आयन्य भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को भी हमने पहले के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कम है तो यहाँ पर आधार को हमें सबसे पहले मानना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, यहाँ पर प्रश्न में दिया है। अब इसमें माना त्रिभुज के आधार BC है, तो BC को हमने x मीटर माना है। ABC का एक समकोण त्रिभुज बनाया है, B कोण समकोण है। आधार को हमने
x सेंटीमीटर माना है, क्योंकि इसमें प्रश्न में दिया है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमने मानना होगा। अब ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम मतलब x माइनस 7 हो जाएगा, इसकी ऊंचाई मतलब ए बी। तो ऊंचाई यहाँ पर ए बी है, तो ए बी यहाँ पर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अन्य दो भुजा हमें निकालना है। कर्ण यहाँ पर दिया है तो उसकी ऊंचाई और आधार हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहले दो भुजा हमें निकालने के लिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AC का स्क्वायर, और लंब है यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC का स्क्वायर। इस तरीके से लिखा है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। कर्ण यहाँ पर 13 का स्क्वायर, AB यहाँ पर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC यहाँ पर x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 है, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14 x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है। अब यहाँ पर x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 14x है, यहाँ पर जो संख्या है इस तरीके से लिखा, और ये जो संख्या इक्वल की तरह आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 14, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा माइनस का। अब सब संख्याओं में से दो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर बचा है, यहाँ पर 7 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पर कॉमन लिया है तो 60 बचा है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा तो 120 को 2 से भाग देना है, जो आंसर आएगा वही संख्या आ जाएगा। अब ये जो दो हैं वो बराबर किधर आएगा, तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या बची है x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, और यहाँ पर 2 बटे में आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बची हुई संख्या है यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब ये द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की जो विधि है, अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना होता है। तो 60 गुणा 1 60 आ जाएगा। तो 60 का हमें एलसीएम करना है कि दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसको हम माइनस करेंगे कि 7 आना चाहिए। इस तरीके से हमने एलसीएम कर लिया है। एलसीएम करने के बाद यहाँ पर 12 और 5, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ से हमारा 12 मिल रहा है और ये 5 है। 12 में से 7 को माइनस करेंगे, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 7x को इस तरीके से हमें तोड़ना है। यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस है, फिर यहाँ पर 12 माइनस 5x, फिर यहाँ पर माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब दो का जोड़ा कर लेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 12 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 12 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे तो x प्लस 5 इस तरीके से आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 12 को 0 को इक्वल करेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 5 को 0 को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर x का 2 मान आया है, 12 और माइनस का 5, जो कि भुजाएं माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 12 आया है। तो x यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के आधार को हमने माना था। तो त्रिभुज का आधार यहाँ पर x माना था, जो कि 12 सेंटीमीटर आया है। ऊंचाई को क्या माना था, x माइनस 7 सेंटीमीटर माना था। तो यहाँ पर x 12 है, तो 12 माइनस 7 यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाए इसकी ऊंचाई। और यहाँ पर ऊंचाई और आधार निकालना था, तो आधार यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो ये 5 मार्क्स वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है उससे हमें ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर अगर मूल अस्तित्व है तो मूलों को भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर 0। तो इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है, विभक्तिकार को d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर यहाँ तो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये मूल निकालने का मतलब विभक्तिकर से हमें चेक करना होता है कि मूल क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर a b और c का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इसको हमें तुलना करना है। तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, b का मान होगा माइनस का 4 रूट 3 और c का मान होगा यहाँ पर 4। यहाँ पर माइनस का साइन को हमें साथ लेके चलना होता है, मतलब साथ यहाँ पर लेना होता है b के मान में। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a है, यहाँ पर 3 गुणा c है, यहाँ पर 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16 गुणा यहाँ पर है रूट 3 का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 चक्कू 16 और यहाँ पर 3 16 तो 48, यहाँ पर माइनस का 48। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो d का मान यहाँ पर 0 है।
तो यहाँ पर विभक्ति कर d का मान जब 0 होता है तो 2 समान मूल होता है, 2 समान मूल होता है जब d बराबर 0 होता है। तो जब d बराबर 0 हो तो 2 समान मूल होते हैं। तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का b/2a होता है। यहाँ पर 2 समान मूल के फॉर्मूले होता है माइनस का b/2a। तो इससे हमें निकालेंगे तो b का मान यहाँ पर है माइनस का 4√3/2 गुणा a है यहाँ पर 3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर 3 से अगर √3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा नीचे, माइनस का 2/√3। सेम यहाँ पर माइनस का 2/√3 है। तो यहाँ पर 2 मूल यहाँ पर माइनस का 2/√3 है, माइनस का 2/√3 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, इसमें बारंबारता बंटन का माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता इसमें दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो यहाँ पर हमें माध्यक निकालना होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है fi, इसको हमें जोड़ना होगा। तो जोड़ने के बाद सिग्मा fi, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये 100 के बराबर आएगा। अब माध्यक निकालने के लिए हमें माध्यक वर्ग निकालना होगा। तो यहाँ पर 4 है तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 12 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर यहाँ पर 16 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 30 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46, 46 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66, 66 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 82, 82 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 92, और 92 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने CF मतलब संचयी बारंबारता का कॉलम बना लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जो सिग्मा FI होता है वो जो CF के लास्ट वाला जो संख्या होता है इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमारा सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिग्मा FI होता है ये n के इक्वल आता है, मतलब n बराबर 100 है। तो सिग्मा FI निकालने के लिए, जो माध्यक निकालने के लिए n/2 निकालना होता है। n/2 यहाँ पर 100/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब ये 50 से हमें n/2 का मान 50 है। अब इस 50 से हमें माध्यक वर्ग निकालना होगा। तो जो 50 है CF में देखेंगे कि 50 कहाँ पे आता है, किस वर्ग में आता है। यहाँ पर 30 तक है तो फिर यहाँ पर 31 से लेकर 46 तक है, 46 से लेकर फिर यहाँ पर 47 से लेकर 66 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 30 तक है, फिर यहाँ पर 31 से स्टार्ट होगा, 31 से लेकर 46 तक है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 46 तक है, फिर यहाँ पर 47 से स्टार्ट होगा। इस वाले में 47 से लेकर 66 के बीच में हमारा 50 आ जाएगा। तो माध्यक जो वर्ग हो जाएगा ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 60 से 70 वाला। इसको अगर हम सीधे तरीके से लिखेंगे तो ये पूरा सीधा कॉलम बनेगा। तो माध्यक वर्ग हमारा प्राप्त हो गया है। तो इससे यहाँ पर जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा ये L हो जाएगा, बारंबारता में ये F हो जाएगा, और संचय बारंबारता में जो माध्यक वर्ग है इसके ऊपर वाला संख्या हमारा CF होता है। अब यहाँ पर हमें H निकालना है। तो 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, यहाँ पर 10-10 का अंतराल है। तो H बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखते हैं। L बराबर यहाँ पर 60 और F बराबर 20 है, और यहाँ पर है CF बराबर 46 और यहाँ पर H बराबर 10 हो जाएगा। अब माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू H। इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो L यहाँ पर 60 है, प्लस n/2 यहाँ पर 50 माइनस CF है 46/F है यहाँ पर 20, और गुणा H है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4/20 और यहाँ पर गुणा 10 है। तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो 60 प्लस 4/2 है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ गया है। तो यहाँ पर 60 प्लस 2 आ रहा है, तो 60 प्लस 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो माध्यक निकालना था, तो माध्यक बराबर 62 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26।
इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। जो ये प्रश्न है ये प्रमेय 6.1 को हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। तो इसको हमने पहले के वीडियो में करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ऊपरी सिरे खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाले एक गोला है, जिसमें ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या वाले गोला है, जो गोले की त्रिज्या है 0.5 है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, निकलता है। तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या हमें निकालना है। तो ये प्रश्न 5 मार्क्स वाले प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें अथवा में दूसरा प्रश्न है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले और व्यास 1.6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई ठोस में से समान ऊंचाई और इसकी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काटकर लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने पहले के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया है और चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें हम प्रश्न नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इस तरीके से है, और इसमें मतलब इस बर्तन में जो उल्टे शंकु के आकार के इसकी त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है ये 8 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में दिया है। अब इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें जो गोले डाला जा रहा है और इस गोले का जो त्रिज्या है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 0.5 सेंटीमीटर के मतलब त्रिज्या वाले शीशे की गोली इसमें डाला जा रहा है और शंकु मतलब पूरे पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, शीशे की गोली की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखना है माना बर्तन में n गोलियां डाला जा रहा है, हमें गोलियों की संख्या निकालना है। तो उसको सबसे पहले हमें मानना होगा कि गोलियों की संख्या यहाँ पर n है। अब इसमें समझने वाली बात है और प्रश्न में दिया है कि शीशे की गोलियां इसमें डाला गया है। डालने के बाद जब किसी मतलब पानी से भरे हुए बर्तन में अगर हम कुछ डालते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकल आता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब शीशे की गोलियां इसमें डाला जा रहा है तो शीशे की गोली डालने के बाद यहाँ पर जो गोलियों की संख्या है, जो गोलियों का जो आयतन है, तो बाहर निकले हुए पानी का 1/4 हिस्सा है। प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि इसमें से मतलब भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। इसमें जो गोलियां डाला जा रहा है मतलब जितने भी सारे गोलियां इसमें डाला गया है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 हिस्सा बाहर निकल रहा है। तो भरे हुए पानी का जितना हिस्सा इसमें पानी भरा हुआ है उसका 1/4 पानी बाहर निकल रहा है। तो कितना पानी भरा हुआ है? पानी किस में भरा हुआ है? शंकु के आकार में भरा हुआ है। जब किसी बर्तन में अगर हम पानी रखते हैं तो पानी बर्तन के आकार का हो जाता है। तो यहाँ पर पानी का आयतन हम कैसे निकालेंगे? शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शीशे की गोली हमें निकालना है कि कितनी गोली उसमें डाला गया है। तो यहाँ पर n शीशे की गोलियों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? बाहर निकले पानी का आयतन के बराबर हो रहा है। जब इसमें गोलियां डाला जा रहा है तो 1/4 पानी के 1/4 हिस्सा बाहर निकल रहे हैं। तो शीशे की गोली का आयतन बराबर हो जाएगा बाहर निकला हुआ पानी का आयतन। जितना गोली डाल रहे उतना ही पानी निकल रहा है, इसका मतलब गोली का आयतन बराबर हो जाएगा पानी का आयतन। तो यहाँ पर n हमें पता नहीं है कि कितना गोलियां इसमें डाला जा रहा है, तो n शीशे की गोली का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। तो n गुणा यहाँ पर गोलियों का आयतन, गोली का आयतन यहाँ पर जो फार्मूला होता है 4/3 πr³ हो जाएगा। और यहाँ पर बाहर निकले पानी का आयतन, तो बाहर निकले पानी का आयतन 1/4 पानी निकल रहा है। तो पानी का आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी किस में रखा हुआ है? शंकु के बर्तन में रखा हुआ है। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन बट्टा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 गुणा शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर शंकु का आयतन यहाँ पर 1/3 πr² है। अब यहाँ पर जो शंकु की जो ऊंचाई इसको हमने h माना है और इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R और गोले की त्रिज्या स्मॉल r।
4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 3 से 3 यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है n, 4 और आर क्यूब बचा है, और यहाँ पर बचा है आर स्क्वायर h बचा है और बटे में 4 बचा हुआ है। अब इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n, और क्योंकि हमें गोलियों की संख्या निकालना है तो ये 4 आर क्यूब बटे में आ जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर h बटा 4 और गुणा 4 आर क्यूब है। इसमें वैल्यूज़ को इस तरीके से हमने पुट किया है। आर यहाँ पर 5 है, 5 गुणा 5, h यहाँ पर 8 है, बटा 4 गुणा 4 और यहाँ पर 4 गुणा आर क्यूब, तो यहाँ पर 0.5 0.5 0.5 है। जब इसको हम पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ पर इसको कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे, 3 पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1000 मतलब ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। फिर 5 5 और 5 है, तो इसको इस तरीके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर गोली को जो संख्या है, शीशे की गोलियों की संख्या यहाँ पर 100 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। और आपको पेपर में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज में करवाया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर 14 तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs को करा चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।